हेलो बच्चों। देखिए ये सेम प्रॉब्लम है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम। इसमें हमने म्यू 1 की जो वैल्यू थी ए और बी के बीच में, उसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी है। सो नाउ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी इज 0.1 और बी के बीच में वही फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, दैट इज 0.2। मास ऑफ ब्लॉक ए इज 10 kg, मास ऑफ ब्लॉक बी इज 15 kg एंड हमने 19 न्यूटन का फोर्स लोअर ब्लॉक पे अप्लाई किया है। सो पहला स्टेप वही होगा, सेम सिचुएशन होगी कि पहले स्टेप में हम ये मानेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, कि इन दोनों ब्लॉक को हम एक सिस्टम कंसिडर करेंगे। सो देखिए कि अगर हम दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम कंसिडर कर लें तो फिर वही केस हो जाएगा कि यहाँ पर ए और बी के बीच का फोर्स अभी नहीं देखेंगे, और इस पॉइंट पे बी पे ये जो फ्लोर है इट इज एक्सर्टिंग फ्रिक्शन फोर्स F2, और इस F2 की लिमिटिंग वैल्यू जो होगी दैट विल बी गिवन बाई μ2 इंटू N2। ये जो नॉर्मल लग रहा होगा ये दोनों ब्लॉक के कंबाइंड वेट के बराबर होगा। सो फ्रॉम हियर वी गेट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ F2 as 50 Newton, and since applied force is greater than 50 Newton, greater than limiting friction, so block will accelerate। और जो ब्लॉक एक्सिलरेट करेगा तो इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, लेकिन म्यू की एक ही वैल्यू दे रखी है तो हम इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर मान लेंगे। सो इन दैट केस आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 90 न्यूटन, पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है 50 न्यूटन का, और भाई टोटल मास ऑफ ए एंड बी का मास 15 kg था, ए का मास 10 kg था, दोनों कंबाइंड मास इज 25 kg। सो एक्सीलरेशन कम्स आउट टू बी 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे ब्लॉक ए पे, उस ब्लॉक को देखेंगे, अपर ब्लॉक को देखेंगे, अपर ब्लॉक को देखेंगे जिसपे फोर्स नहीं लग रहा। देखिए इस अपर ब्लॉक को अगर हम देखते हैं तो इस अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये मानेंगे 8/5 है। सो इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो इफ इस F1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं मास ऑफ ब्लॉक ए इंटू एक्सेलरेशन। सो मास इज 10, एक्सेलरेशन इज 8/5, सो द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कम्स आउट टू बी 16 न्यूटन। लेकिन अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे कि F1 की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है F1 दिस इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ हमने एज्यूम किया हुआ कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। सो ये जो फ्रिक्शन है F1 वो लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, दिस मस्ट बी लेस आर इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इसको चेक करते हैं, दैट इज μ1 इंटू N1। N1 इज द नॉर्मल फोर्स, ये इस ब्लॉक के वेट के बराबर होगा। N1 की वैल्यू 100 न्यूटन और म्यू की वैल्यू है 0.1, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कम्स आउट टू बी 10 न्यूटन। सो देखिए इस केस में F1 की वैल्यू लिमिटिंग से ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब कि दिस विल नॉट बी पॉसिबल। एक जो हमने एज्यूम किया है कि ए और बी एक साथ मूव करेंगे वो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब कि जो ब्लॉक है दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर नहीं कर रहे, देयर मस्ट बी सम रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी। So F1 is less than limiting friction, so it will mean that there is a slipping between blocks. So therefore we cannot assume them as one system. Because if there is a slipping between blocks, then kinetic friction will act between block A and B, and दोनों का acceleration भी अलग अलग होगा. In that case, this calculation becomes wrong. So we have to again calculate the acceleration of block A and block B by taking each block separately. So देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ब्लॉक ए ले लिया हमने, अच्छा वो काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगेगा वो लिमिटिंग के बराबर ले लिया। हमेशा याद रखिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और कभी कभी म्यू की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग दिया होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग दिया होता है। तो जब ये पता चल गया कि देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी, तो इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन फिलहाल एक ही म्यू की वैल्यू दे रखी है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट किया था पिछले पार्ट में, यहाँ पर F1 की लिमिटिंग वैल्यू 10 न्यूटन, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो भी 10 न्यूटन के बराबर होगा। So basically the acceleration of block A will be given by this kinetic friction
क्योंकि यही फोर्स हॉरिजॉन्टल में है। तो फ्रिक्शन अपॉन मास ऑफ ब्लॉक ए, so that is 10 Newton by 10 kg. So acceleration of block A comes out to be 1 meter per second square. अब ब्लॉक बी पे आ जाते हैं। तो देखिए अपर ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगाया है वो ब्लॉक बी ने लगाया है, तो इसका रिएक्शन पेयर यहाँ होगा। यानी कि ब्लॉक बी ने ब्लॉक ए पे राइट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाया है, तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे लेफ्ट डायरेक्शन में लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो ये F1 की वैल्यू है, वही है 10 न्यूटन। और F2 की वैल्यू जो होगी वो इस पॉइंट पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो तो हमने पीछे कैलकुलेट किया है कि दैट इज द वैल्यू ऑफ F2 इज 50 न्यूटन। क्योंकि ये स्लाइडिंग तो यहाँ हो ही रही होगी, है ना। तो स्लाइडिंग अगर हो रही होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जो इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। सो इस ब्लॉक पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 90 न्यूटन एंड पीछे दो फ्रिक्शन लग रहे हैं F1 एंड F2। सो इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो दिस इज द नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ ब्लॉक बी। So now this is 90 minus 10 minus 50 upon mass of the block is 15. So this comes out to be 30 by 15. So this is equal to 2 meter per second square. So the acceleration of block A is 1 meter per second square and acceleration of block B is 2 meter per second square. So they will have a different acceleration and we cannot assume them as one system. So this calculation will become wrong. But first of all, we need to do this calculation to check whether there is a slipping between block A and B or not. So इसको चेक करने के लिए हमें ये दो स्टेप करने पड़ेंगे। और जब हमें ये पता चल गया कि देयर इज रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स, तो इन दैट केस काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा और दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। फिर हम दोनों ब्लॉक को अलग अलग एफबीडी बना के दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। सो इस पेज पे जो भी फ्रिक्शन दिख रहे हैं आपको, these friction forces are kinetic friction forces. So the final result is that acceleration of block A is 1 meter per second square and acceleration of block B is 2 meter per second square. Thank you.